नमस्कार बच्चों, मैं राकेश चौधरी। आज कक्षा 12 कृषि जीव विज्ञान अध्याय 5 पादप रोग विज्ञान परिभाषा एवं शब्दावली का अध्ययन करेंगे। पादप रोग विज्ञान क्या है, हम देखते हैं। पादप रोग विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोग कारकों, उनसे होने वाली हानि और उनके नियंत्रण के उपायों का अध्ययन करते हैं। ये पादप रोग विज्ञान कहलाती है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप के रोगों के कारणों, उनसे हुई हानि तथा उनके नियंत्रणों का अध्ययन करते हैं, पादप रोग विज्ञान कहलाती है। अतिवर्धन, अतिवर्धन क्या है? तो परपोषी की कोशिकाओं की संख्या का बढ़ना ही अतिवर्धन कहलाता है। तो परपोषी की कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी के कारण जो अत्यधिक वृद्धि होती है उसे अतिवर्धन कहते हैं। अतिवृद्धि कोशिकाओं के आकार में, परपोषी की कोशिकाओं के आकार में वृद्धि के कारण जो बढ़ोतरी होती है उसे अतिवृद्धि कहते हैं। तो परपोषी की कोशिकाओं के आकार में बढ़ोतरी के कारण होने वाली जो वृद्धि है उसे अतिवृद्धि कहते हैं। उत्तकक्षय, कोशिका और उत्तकों का नष्ट होना उत्तकक्षय कहलाता है। तो कोशिकाओं और उत्तकों की मृत्यु होना ही क्या कहलाता है? उत्तकक्षय कहलाता है। हरिमहीनता, पर्णहरित का नष्ट होना हरिमहीनता कहलाता है। तो पौधे के हरे भागों से पर्णहरित का नष्ट होना ही हरिमहीनता कहलाता है। संचरण, रोग का एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलना संचरण कहलाता है। तो रोगजनक का एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरण होना या फैलना संचरण कहलाता है। जैसे सफेद मक्खी के द्वारा टमाटर के पर्णकुंचन विषाणु का संचरण होता है। संक्रमण, रोग कारकों का परपोषी के शरीर में प्रवेश करना संक्रमण कहलाता है। तो परपोषी में रोगजनक का स्थापित होना संक्रमण कहलाता है। वाहक, रोग कारकों को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करने वाले जीवों को वाहक कहते हैं। तो वह प्राणी जो रोगजनक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है वह वाहक कहलाता है। जैसे सफेद मक्खी। पांडुरता, अंधकार या प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण पौधे का पीला पड़ना ही पांडुरत कहलाता है। तो प्रकाश के अभाव या अंधकार की वजह से पौधों का पीला पड़ना पांडुरता कहलाता है। सर्वंगी, रोग कारक का पौधे के अंदर ही अंदर फैलना सर्वंगी कहलाता है। तो ऐसा रसायन या रोग कारक जो अंदर ही अंदर पौधे के शरीर में फैलता है उसको सर्वंगी कहते हैं। जैसे विषाणु रोग कारक, कार्बेंडाजिम, कवकनाशी। प्रतिजैविक, ये विशेष प्रकार के रसायन होते हैं जो एक सूक्ष्म जीव से प्राप्त होते हैं और दूसरे सूक्ष्म जीव को मार देते हैं या उसकी वृद्धि को रोक देते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे पेनिसिलिन, ये प्रथम खोजी गई प्रतिजैविक थी। फाइलोडी, पौधे के पुष्पीय भागों का पर्ण के समान हो जाना फाइलोडी कहलाता है। तो पुष्पीय भागों का पति सदस्य दिखाई देना या स्थानांतरण क्या कहलाएगा? फाइलोडी कहलाता है। जैसे तिल का फाइलोडी रोग। कवक, ये रोग कारक है। कवक ये यूकेरियोटिक, क्लोरोफिल रहित, बीजाणुधारी, एक कोशिकीय, बहुकोशिक, शाखित तंतुमय सूक्ष्म जीव है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन या सेलुलोज की बनी होती है। तो कवक यूकेरियोटिक जीव होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है या सेलुलोज की बनी होती है या कुछ कवकों की, दोनों की बनी होती है। इसमें दोहरी झिल्ली द्वारा परिबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि ये कवक कोशिका की संरचना है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःप्रदेवजालिका है, कोशिका द्रव्य है, ग्लाइकोजन है, राइबोसोम है, रिक्तिका है, केंद्रिका है और इसमें सुविकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है कवक विज्ञान कहलाती है। कवकों की संरचना की बात करते हैं तो कवक का सबसे बाह्य आवरण है वो कोशिका भित्ति कहलाता है और यह काइटिन का बना होता है सामान्यतः। कुछ में ये सेलुलोज का भी बना होता है और कुछ शैवालों का काइटिन और सेलुलोज दोनों की बनी होती है। तो अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, परंतु ओमोइकोटा संघ के कवकों का मुख्य रूप से सेलुलोज की ये बनी होती है। जनन,
कवकों में जनन अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। तो अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। केंद्र की स्थिति, कवकों में केंद्रक सुविकसित प्रकार का होता है। तो कवकों में सुविकसित प्रकार का केंद्रक होता है। कुछ में बहुकेंद्रिक स्थिति होती है, कुछ में एक केंद्रिक की, द्विकेंद्रिकी या बहुकेंद्रिक की स्थिति होती है। यदि एक कोशिका में एक केंद्रक है तो एक केंद्रक की, एक कोशिका में दो केंद्रक है तो वह द्विकेंद्रिक की अवस्था, और अगर दो से ज्यादा केंद्रक है तो उसको बहुकेंद्रिक की अवस्था कहते हैं। लाइकेन, कवकों और शैवालों का जो सहजीवन है उसको लाइकेन कहते हैं। इसमें कवक जल, खनिज, लवण अवशोषित करके शैवालों को देते हैं और शैवाल प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ये शैवालों से पोषण प्राप्त करते हैं। तो कवक और शैवालों या कवक और साइनोबैक्टीरिया के सहजीवन को लाइकेन कहते हैं। सहजीवन की इस लीला में एक कवक जीव है और दूसरा प्रकाश जीव है। शैवाल या साइनोबैक्टीरिया एक साथ मिलकर जीवन जीते हैं। प्रकाश जीव को पहले शैवाल अंश के नाम से जानते थे। शैवाल साइनोबैक्टीरिया को कवक से कुछ खनिज, जल, कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। कवकों को पोषक देकर बदले में शैवाल कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं, इसलिए लाइकेन को प्रदूषण का सूचक भी कहते हैं। माइकोराइजा, कवक तथा उच्च विकसित पादपों की जड़ों के सहचारी जीवन को माइकोराइजा कहते हैं। इस संबंध में कवक पौधे से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करता है, बदले में पौधे को नाइट्रोजन व फास्फोरस प्राप्त होती है। ये सूखा रोग के लिए प्रतिरोधी भी प्रदान करते हैं और कुछ रोगों के लिए भी इनमें प्रतिरोधिता विकसित हो जाती है। जीवाणु, जीवाणु प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनकी कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरेसिन की बनी होती है। तो जीवाणु प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं जिनकी कोशिका भित्ति से घिरे होते हैं और द्विखंडन द्वारा ये विभाजित होते हैं। तो ये जीवाणु की कोशिका की संरचना है। ये कोशिका भित्ति है जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली है, इसमें अंतर्वलन पाए जाते हैं जिनको मीजोसोम कहते हैं। इसमें ये डीएनए पाया जाता है, 17S राइबोसोम पाए जाते हैं, कुछ गोलाकार एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड भी कहते हैं। जीवाणु में गति के लिए कशाबिका भी पाई जाती है। जीवाणुओं के गुण या विशेषताओं की बात करें तो जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं जिनमें सुविकसित केंद्रक नहीं होता है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक श्रेणी में रखे गए हैं। इनकी कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है। इनमें ऊर्जा उत्पादन हेतु माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, उसके स्थान पर मीजोसोम होता है। ये श्वसन स्थल का कार्य करता है। प्रत्येक जीवाणु कोशिका में एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड आदि पाए जाते हैं। कुछ जीवाणुओं में आनुवंशिक डीएनए के अतिरिक्त एक से अधिक वर्ताकार डीएनए पाए जाते हैं जिन्हें प्लाज्मिड भी कहते हैं। जीवाणु की संरचना, जीवाणु कोशिका एक कठोर भित्ति द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। इस भित्ति के बाहर एक श्लेष्मा की पतली परत भी होती है, इसे संपुटिका भी कहते हैं। श्लेष्मा का आवरण जो पाया जाता है उसे संपुटिका भी कहते हैं। कुछ जीवाणु कोशिकाओं की सतह पर पाइलिन पाई जाती है। पाइलिन प्रोटीन से निर्मित बारीक बाल सदृश संरचनाएं पाई जाती है जिनको पाइलाइन या पिली भी कहते हैं। यह तरल माध्यमों एवं संयुग्मन के समय कोशिकाओं को चिपकाने में सहायता करती है। जीवाणु कोशिका में जीनोम गुणसूत्र के रूप में संगठित नहीं होता है क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव रहता है, लेकिन इसका प्रतिनिधित्व एक वृत्ताकार लंबे डीएनए अणु द्वारा किया जाता है जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं या जीनोफोर भी कहते हैं। कोशिका में मीजोसोम, राइबोसोम, पुट्टिकाएं इत्यादि उपस्थित होते हैं। कशाबिका, कशाबिका जीवाणु को गति प्रदान करने का कार्य करती है। इसमें ट्यूबुलिन की व्यवस्था 9+0 होती है, तो ये गति प्रदान करने का कार्य करती है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति से घिरी होती है, फास्फोलिपिड और प्रोटीन की ये बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति ये पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है। न्यूक्लिक अम्ल,
जीवाणु में न्यूक्लिक अम्ल डीएनए होता है। आनुवंशिक पदार्थ द्विरज्जु डीएनए होता है। प्लाज्मिड, जीवाणु कोशिका में मुख्य डीएनए के अलावा अतिरिक्त वर्ताकार डीएनए पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। मध्यकाय, जीवाणु कोशिका में कोशिका झिल्ली अंतर्वलन के द्वारा एक विशेष प्रकार की अंगुली समान अतिवर्धियां बनाती है जिसे मीजोसोम कहते हैं। ये श्वसन के स्थल होते हैं। तो कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ अंतर्वलित होकर वायुकोश जैसी संरचना बना लेती है जिसे मीजोसोम कहते हैं। फाइटोप्लाज्म, ये विशेष प्रकार के जीव होते हैं जो पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। इनमें कोशिका भित्ति का अभाव रहता है। ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। तो पौधों के फ्लोएम एवं कीटों में रहने वाले भित्ति रहित अकोशिकीय अकुंडलित प्रोकैरियोटिक जीव फाइटोप्लाज्म कहलाते हैं। इनकी कोशिका का औसत व्यास 200 से 800 नैनोमीटर होता है। फाइटोप्लाज्म अत्यधिक बहुरूपी होते हैं क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति का अभाव रहता है। इस कारण इनकी आकृति कोशिका की बार बार बदलती रहती है। इनकी कोशिका में द्विसूत्रक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। राइबोन्यूक्लिक अम्ल भी पाया जाता है। 17S राइबोसोम पाया जाता है। अर्थात फाइटोप्लाज्म में डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। विषाणु, ये विशेष प्रकार के न्यूक्लियोप्रोटीन के बने हुए कण होते हैं जिनमें संक्रमण की क्षमता पाई जाती है। तो जर्मन वैज्ञानिक एडोल्फ मेयर ने 1886 में तंबाकू में एक रोग का वर्णन किया जिसका नाम उन्होंने मोजेक रखा। उसने बताया कि रोगी पत्तियों का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधों की पत्तियों पर लगा देने पर मोजेक रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ये जीवाणु कोशिका की, विषाणु कोशिका की ये आकृति है। इसका मुख्य आनुवंशिक पदार्थ आरएनए है। प्रोटीन की बनी हुई छोटी छोटी इकाइयां जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं और ये कैप्सोमियर मिलकर एक आवरण बनाती है जिसे कैप्सिड कहते हैं। इयानोविस्की ने सिद्ध किया कि तंबाकू मोजेक रोग से ग्रसित पत्तियों का रस सबसे महीन जीवाणु प्रोपनिशियंदों से छनने के बाद भी यह रस अपनी संक्रामकता बनाए रखता है। बेंजेरिक ने बताया कि तंबाकू का मोजेक रोग एक सूक्ष्म जीव द्वारा न होकर छनने एवं विसरण योग्य तरल पदार्थ के द्वारा होता है जिसको संक्रामक कहते हैं। जीवित तरल नाम देते हैं विषाणु। उन्होंने पादप विषाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। विषाणु की परिभाषा, विषाणु अति सूक्ष्मदर्शी कण होते हैं जो प्रोटीन द्वारा घिरे होते हैं। एक अकेली जाति के न्यूक्लिक अम्ल या तो आरएनए या डीएनए दोनों साथ कभी नहीं होते हैं। यह कण केवल जीवित परपोषी कोशिकाओं के अंदर कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर गुणन करते हैं। तो यह विषाणु सूक्ष्म कणीय होते हैं। इनमें आनुवंशिक पदार्थ या तो डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा, दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं। ये जीवित कोशिका के बाहर अक्रिय रहते हैं। जीवित कोशिका के बाहर कोई क्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं, किंतु जीवित कोशिका के अंदर ये प्रवेश कर जाते हैं तब उसकी मशीनरी का उपयोग करके ये सक्रिय होते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं और उसकी क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं। विषाणु के गुण, परिपक्व विषाणु को विरियोन कहते हैं। विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है जो प्रोटीन आवरण से ढका होता है जिसको कैप्सिड कहते हैं। तो विषाणु के अंदर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए होता है और ये एक प्रोटीन के विशेष आवरण से घिरा हुआ होता है। इस प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं। यह कैप्सिड प्रोटीन की छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। ये अत्यधिक संक्रामक, ताप के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो ये संक्रामक होते हैं अर्थात रोग उत्पन्न करने की क्षमता रहते हैं, ताप के प्रति सक्रिय रहते हैं। अगर इन्हें उच्च ताप से उपचारित करते हैं तो ये निष्क्रिय हो जाते हैं। अधिकतर पादप विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है जबकि जंतु विषाणुओं में डीएनए होता है, लेकिन कुछ डीएनए भी होता है जैसे कॉलीफ्लावर मोजेक विषाणु।
तो सामान्यतः पादप विषाणु या पादपों के जो विषाणु होते हैं उनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है और जंतु विषाणुओं में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। जीवाणु विषाणुओं का न्यूक्लिक अम्ल संक्रामककारी होता है जबकि प्रोटीन सुरक्षा कवच होता है। तो इनका आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है, प्रोटीन सुरक्षा कवच का कार्य करता है। विषाणु अकोशिकीय है जो कि न्यूक्लियो प्रोटीन के बने अति सूक्ष्म कण होते हैं। तो विषाणु ना तो यूकैरियोटिक होते हैं ना प्रोकैरियोटिक होते हैं, यह अलग ही होते हैं और ये ना जीवित होते हैं ना निर्जीव होते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की इनकी योजक कड़ी मानते हैं, क्योंकि जब विषाणु सजीव कोशिका में होता है तो जीव की तरह व्यवहार करता है और जब कोशिका से बाहर होता है तब यह कोई क्रिया प्रदर्शित नहीं करता है, अर्थात यह सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। जीवाणुभोजी जीवाणुभोजी विशेष प्रकार के विषाणु होते हैं जो जीवाणु कोशिकाओं को नष्ट करते हैं, इन्हें जीवाणुभोजी कहते हैं। तो वे विषाणु जो जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित कर उन्हें मार देते हैं उन्हें जीवाणुभोजी कहते हैं। वायरोइड ये विशेष प्रकार के संक्रमणकारी कण होते हैं जिनमें प्रोटीन खोल का अभाव होता है। ये केवल आरएनए के बने हुए कण होते हैं, इनका आकार वायरस से छोटा होता है। तो सर्वप्रथम टी ओ डाइनर ने 1971 में वायरोइड की खोज कर बताया कि आलू का तरकोकंद रोग वायरोइड के द्वारा उत्पन्न होता है तथा उन्होंने ही वायरोइड शब्द दिया। वायरोइड शब्द का अर्थ होता है वायरस जैसा। परिभाषा की बात करते हैं तो ये अति सूक्ष्म वर्ताकार सहसंयोजक रूप से बंद होते हैं, निम्न अणुभार वाले होते हैं, एकल सूत्रीय नग्न राइबोन्यूक्लिक कण हैं जो पौधों में संक्रमण करके रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें वायरोइड कहते हैं। अर्थात वायरोइड केवल न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के ही बने होते हैं, इनमें प्रोटीन खोल का अभाव पाया जाता है। गुण वायरोइड में केवल वर्ताकार एवं एक सूत्रीय आरएनए पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। वायरोइड में प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है। ये सबसे छोटे रोगजनक है। वायरोइड सबसे छोटे रोगजनक है, केवल पौधों में ही रोग उत्पन्न करते हैं। ये अविकल्पी होते हैं, ये जंतुओं में कोई रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। प्रियोन प्रियोन प्रोटीन के बने हुए विशेष प्रकार के कण हैं जिनमें संक्रमण की क्षमता पाई जाती है। प्रियोन में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए आरएनए का अभाव पाया जाता है। तो अब तक ज्ञात रोगजनकों में प्रियोन ही एक ऐसा रोगजनक है जिसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है। इसके द्वारा मनुष्यों में कुरु सीजेडी, क्रेजेट फेल्डेट जेकब डिजीज तथा पशुओं में स्क्रेपी व मेड काउ रोग उत्पन्न होते हैं। पादप रोगों का वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं, हमने रोग कारकों की बात की थी कि जीवाणु की बात की, हमने कवकों की बात की, विषाणु की बात की, फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा की बात की, विषाणु की बात की, वायरोइड की बात की, प्रियोन की बात की। अब इनके द्वारा होने वाले रोगों के बारे में बात करते हैं। पादप रोगों का वर्गीकरण। पादप रोगों का अध्ययन करने का सरल बनाने हेतु उनको एक निश्चित क्रम में समूह बनाना आवश्यक होता है। पादप रोगों का सही पहचान, उनका सटीक नियंत्रण के लिए वर्गीकरण करना आवश्यक होता है। पादप रोगों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। कदाचित या छिटपुट रोग। कदाचित या छिटपुट रोग यदा कदा होने वाले, कभी कभार होने वाले रोगों को कदाचित या छिटपुट रोग कहते हैं। वह पादप रोग जो अनियमित अंतरालों में या यदा कदा तथा कहीं कहीं पर बहुत थोड़े उदाहरण के रूप में होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उन्हें कदाचित या छिटपुट रोग कहते हैं। उदाहरण ककड़ी का रोग जो कभी कभी होता है, कभी कभी होने वाले रोग हमेशा नहीं होते हैं और कहीं कहीं होते हैं, उनको कदाचित या छिटपुट रोग कहते हैं। स्थानिक रोग किसी स्थान विशेष पर होने वाले रोगों को स्थानिक रोग कहते हैं।
वह पादप रोग जो एक विशेष स्थान पर स्थायी रूप से सामान्य से लेकर उग्र रूप में उपस्थित रहता है उसे स्थानिक रोग कहते हैं। यानी एक विशेष क्षेत्र में होने वाला रोग वो खतरनाक भी हो सकता है, एक सामान्य रोग भी हो सकता है, ऐसे रोग को स्थानिक रोग कहते हैं। महामारी, बड़े पैमाने पर फैलने वाला रोग, भयंकर रूप से फैलने वाला रोग, भयंकर रूप से नुकसान करने वाला रोग महामारी कहलाता है। तो वह रोग जो विस्तृत एवं विनाशकारी रूप में होता है, बड़े क्षेत्र की फसल को पर कभी कभी या कुछ अंतराल बाद में प्रकट होता है, उसे अधिक हानि होती है या अधिक हानि पहुंचाता है, उसे महामारी कहते हैं। तो बड़े पैमाने पे होता है और बड़ी हानि करता है ये रोग महामारी। सर्वव्यापी रोग जो सब जगह व्याप्त हो, जब कोई रोग संपूर्ण विश्व या किसी समूचे द्वीप या महाद्वीप पर उग्र रूप से फैल जाता है तब उसे सर्वव्यापी या देशांतरगामी महामारी कहते हैं। ऋतुओं के आधार पर रोगों का वर्गीकरण। वर्षा ऋतु में होने वाले रोग, तो वर्षा ऋतु में कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो जैसे बाजरे की मर्दू-रोमिल आसिता रोग, बाजरे की मर्दू-रोमिल आसिता रोग, चावल का ब्लास्ट रोग, कपास का जड़ गलन रोग, आद्र गलन रोग, ये वर्षा ऋतु में होने वाले रोग है, इसलिए इनको वर्षा ऋतु में होने वाले रोग कहते हैं। शरद ऋतु में होने वाले रोग, गेहूं का रोली रोग, आलू का अंगमारी रोग, स्क्लेरोटीनिया, जड़ गलन रोग, सरसों का सफेद रोली रोग, जौ का धारीदार रोग और पाला मारना इत्यादि जो रोग है वो शरद ऋतु में होने वाले रोग है या शीत ऋतु में होने वाले रोग है। ग्रीष्म ऋतु में होने वाले रोग, जो रोग गर्मी की ऋतु में होते हैं उन्हें ग्रीष्मकालीन रोग या ग्रीष्म ऋतु के रोग कहते हैं। जैसे चारकोल सड़न रोग, चारकोल सड़न रोग, सूरज दाग, ये ग्रीष्म ऋतु में होने वाले रोग है। आज हमने पादप रोग विज्ञान, परिभाषा आदि के बारे में पढ़ा, उनके लक्षणों के बारे में पढ़ा, रोगों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।